प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कोलाइड विलीनों के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका सबसे महत्वपूर्ण पहला गुण होता है विषमांग प्रकृति। ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं या विषमांग प्रकृति इनके अंदर पाई जाती हैं। कोलाइड निकायों की प्रकृति विषमांग होती है। इनमें दो प्रावस्थाएं हैं, अर्थात परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम विद्यमान होते हैं। अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन आदि प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि कोलाइड कण विषमांगी प्रकृति के होते हैं। दूसरा इनके अंदर गुण है निस्यंदशीलता। निस्यंदशीलता यानी फिल्टरेबिलिटी यानी छानना। तो कोलाइड कण फिल्टर पेपरों में से शीघ्रता से छन करके नीचे फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, इसलिए साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा इनको नहीं छाना जाता और इनके लिए विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर काम में लिए जाते हैं। तीसरा इनका महत्वपूर्ण गुण है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से इनका गुजरना। तो विसरणशीलता, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ये डिस्पर्स फेज के कण विसरित नहीं होते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण गुण है जो कि पौधों और जंतुओं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यूज़फुल है, क्योंकि सेल में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं और वो उसमें से विसरित नहीं होते हैं। दूसरा अगला है इसका गुण रंग। जो भी सॉल होते हैं उनका रंग बल्क में उपस्थित पदार्थ के रंग पर निर्भर करता है। जैसे दूध के तनु विलयन में नीले रंग की झलक परावर्तित प्रकाश को पारगमित करने पर लाल दिखाई देता है। इस रंग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं सॉल के कणों के आकार पर निर्भर करता है या उनकी साइज पर निर्भर करता है। जिस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरण का उपयोग करते हैं उसकी स्रोत पर निर्भर करता है। इसके अलावा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की अवशोषण क्षमता पर निर्भर करता है और ऑब्जर्वर की लाइट से कैसा एंगल बन रहा है या किस तरह से ऑब्जर्वर लाइट को देख रहा है उसकी दृष्टि के कोण पर भी निर्भर करता है और सॉल के निर्माण की विधियों पर भी निर्भर करता है। तो इस तरह से जो कलर हमें दिखाई देता है वो विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसके अलावा है कोलाइड कणों की परिमाप या शेप। विभिन्न सॉलों के कण भिन्न भिन्न परिमाप रखते हैं या अलग अलग साइज रखते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड सर्पिलाकार का होता है। आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू AU सोल जो है वो पट्टी या प्लेट की तरह से होते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो और टंगस्टिक एसिड जो है रॉड की तरह के शेप के होते हैं। तो इस तरह से इनमें अलग अलग शेप दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं इनकी विजिबिलिटी की। तो खुली आँखों को से देखने पर ये वास्तविक विलयन की तरह दिखते हैं, परंतु कोलाइड कणों को केवल अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। सरफेस एरिया या पृष्ठीय सतह, पृष्ठीय क्षेत्र। कोलाइड तंत्र में कणों को कोलाइड के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में द्रव्य के द्रव्यमान या उपयोगी स्थूल कणों की तुलना में अधिक विशाल होता है। कोलाइड कणों का आकार घटने के साथ साथ इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बढ़ता जाता है। ये इनकी विशेषता है कि जैसे ही कोलाइड कणों का आकार घटता है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। जैसे क्यूब की संख्या 1 है, किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और या 0.93 स्क्वायर इंच। यदि घन की संख्या हो गई 10⁻3, किनारे की लंबाई 1 मिलीमीटर हो गई, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर क्यूब होगा या 9.3 स्क्वायर इंच हो जाएगा। और इसी तरह से और भी आगे हम देख सकते हैं। तो कोलाइड कणों का आकार लगभग जो है वो
घन की संख्या 10 टू द पावर, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो घन की संख्या 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18 और 10 टू द पावर 21 होती है। और इस प्रकार से इनका जो साइज है वो काफ़ी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 645.8 स्क्वायर फीट से लेकर के, यदि घन की संख्या 10 टू द पावर 21 है तो 7176.0 स्क्वायर यार्ड तक बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इनकी गणना की गई है। अब हम बात करते हैं कोलाइड के अणुसंख्यक गुणधर्म। हम जानते हैं कि परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, गलनांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये सभी गुण उपस्थित विलयों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कोलाइड कण सरल अणु नहीं होते हैं, ये केवल अणुओं के समुच्चय के रूप में होते हैं या ग्रुप या समूह के रूप में होते हैं। अतः विलयन में कोलाइड कणों की संख्या कम होती है। परासरण दाब, वाष्प दाब में कमी, गलनांक में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन आदि अत्यंत कम मात्रा में होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की या टिंडल इफेक्ट की। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है और कोलाइड के अंदर विशेष रूप से उपस्थित होती है। कोलाइडर कण बड़े आकार के कण होते हैं और इसके कारण से कोलाइड विलयन में से जब भी कोई प्रकाश की पुंज प्रवाहित किया जाता है तो ये प्रकाश का पुंज दृश्य हो जाता है या वो प्रकाश के पुंज का दिखाई देता है उसके अंदर। इस घटना को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है तथा प्रकाशित मार्ग एक टिंडल कोन के रूप में दिखाई देता है। यह घटना बड़े कण होने के कारण कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लाइट जब एक सिरे पर आकर आपतित प्रकाश पुंज टकराता है, वहाँ पर पूरा फैला हुआ है और धीरे धीरे वो कोलाइड विलयन के अंदर अंदर उसका जो मार्ग है वो छोटा होता जाता है और इस तरह से एक टिंडल कोन को वो बनाता है। और ये जो टिंडल कोन बना है वहाँ पर प्रकाश का पथ हमें इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर दिखाई देता है। वास्तविक कणों में उपस्थित कणों के व्यास अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल इन ट्रू सॉल्यूशन। और वहाँ पर हम जो लाइट डालते हैं वो प्रकाश का पुंज अदृश्य रहता है। जब किसी कम प्रकाश वाले कमरे में सूर्य प्रकाश का एक किरण पुंज कमरे में किसी झिर्री में से प्रवेश करता है तो धूल के कण आपको दिखाई देते हैं। ये भी एक टिंडल प्रभाव का ही उदाहरण होता है। ये धूल के कण भी हमें टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देते हैं। तो प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की घटना प्रकाश की तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों के अंतर पर निर्भर करती है। क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइडों में ये अंतर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अंतर जो है वो द्रव विरोधी कोलाइडों में ज़्यादा होता है। इसलिए द्रव विरोधी कोलाइडों के अंदर टिंडल प्रभाव बहुत प्रबल पाया जाता है, परंतु द्रव स्नेही कोलाइडों में यह अंतर कम होता है और टिंडल प्रभाव कम दिखाई देता है। यही कारण है कि ताजे बने हुए सैलिसिलिक एसिड और रुधिर सीरम या ब्लड सीरम, एल्ब्यूमिन आदि में ये प्रभाव बहुत कम होता है अथवा नहीं होता है। इसके बारे में बहुत अध्ययन जो है 2 वैज्ञानिकों ने किया था, वो है जिगमॉन्डी और साइडेंटॉफ ने। जिगमॉन्डी और साइडेंटॉफ ने अति सूक्ष्मदर्शी यंत्र की संरचना के लिए टिंडल प्रभाव का उपयोग किया। इस उपकरण में इलेक्ट्रिक आर्क अथवा किसी अन्य स्रोत से प्रकाश का एक प्रबल किरण पुंज लेंसों के द्वारा संघनित करके उसे कोलाइड विलयनों में से गुजारा और प्रकीर्ण पुंज या टिंडल पुंज को आपतित प्रकाश पुंज के पथ पर लंबवत रखे हुए सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइड कण बिंदुओं के मध्य टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं।
रेले नामक वैज्ञानिक ने इसको अध्ययन करने के लिए प्रकाश की तीव्रता को निम्न प्रकार से उसने प्रदर्शित किया। आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता को I से बताया। I = K ब्रैकेट में V²/D² लैम्डा की पावर 4। यहाँ पर I प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है, V कण का आयतन है, D प्रेक्षक और कण के मध्य की दूरी है और लैम्डा प्रकीर्णित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। तो यह समीकरण विद्युत रोधी पदार्थों के लिए तो सही है, परंतु धात्विक कणों के लिए इस समीकरण को हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी तंत्र के द्वारा टिंडल प्रभाव दर्शाने के लिए दो परिस्थितियां होनी चाहिए। जो टिंडल प्रभाव प्राप्त हमें दिखाई दे रहा है उसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो डिस्पर्स्ड फेज के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होना चाहिए। दूसरा, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अपवर्तनांक में कंसिडरेबल डिफरेंस होना चाहिए। टिंडल प्रभाव की लिमिटेशंस भी हैं कि मेटेलिक पार्टिकल पर नॉट एप्लीकेबल है ये। दूसरा, टिंडल इफेक्ट के कई सारे उपयोग हैं। इसकी उपयोगिताएं हैं। जिग्मोंडी और सैंडनटॉफ ने टिंडल प्रभाव का उपयोग अति सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने के काम में लिया। दूसरा, ये विषमांगी तंत्र होने की पुष्टि करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो टिंडल प्रभाव बहुत सारी जगह पर उपयोगी भी है। अब हम बात करते हैं ब्राउनियन गति की। ब्राउनियन गति रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ये बॉटनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि जल में निलंबित पराग कण लगातार गति करते रहते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी के यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद पता चला कि द्रव विरोधी सौलों के कण भी पराग कणों के समान ही टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते रहते हैं। द्रवों में निलंबित इन कणों की इस गति सक्रियता को ही ब्राउनियन गति कहा जाता है। परिक्षेपण माध्यम में गतिशील कणों और कोलाइड कण आपस में बार बार टकराते रहते हैं और टेढ़ी मेढ़ी, तिरछी, आड़ी सब तरह की गति करते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इसमें जो मूवमेंट होता है, कणों में काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये जो है कण लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और इस कारण से बारंबार कण एक दूसरे से टकराते हैं और ब्राउनियन गति इसी को हम कहते हैं। कोलाइड कण भी परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के लगभग गतिज ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। कोलाइड कण परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से भारी होते हैं, अतः कोलाइड कणों की गति परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की गति से कम होती है। सामान्य निलंबनों में या नॉर्मल सस्पेंशन में ब्राउनियन गति नहीं होती है, क्योंकि एक अवस्था में कण का द्रव्यमान ही इतना अधिक हो जाता है कि इन कणों पर परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के टकराने का बहुत ही कम प्रभाव होता है। परंतु दूध जैसे तनु विलयन में दूध के विलयन को लिया तो वसा की बूंदे यदि हम कुछ डाल देते हैं, फिर उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फैट पार्टिकल है वो सभी दिशाओं में लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये भी एक ब्राउनियन गति का उदाहरण है। ब्राउनियन गति की उपयोगिताओं की हम बात करते हैं। ब्राउनियन गति की ये जो मूवमेंट है इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी अनियमित गति को गुरुत्व के कारण ये नीचे पैंदे में बैठ जाने से बचाती है। अर्थात ब्राउनी गति के द्वारा कोलाइड कण विलयन के स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, अणुओं की काइनेटिक थ्योरी को सिद्ध करती है और अति सूक्ष्मदर्शी से दिए गए द्रव्यमान पर कणों की संख्या ज्ञात करके 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या निकाली जा सकती है। आवोगाड्रो संख्या का निर्धारण ब्राउनियन गति के द्वारा भी किया जा सकता है।
कोलाइड कणों के आकार और त्रिज्या को हम स्क्रीन पर दिए हुए फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, RT/N0 नेचुरल लॉग N1/N2 इज इक्वल टू 4/3 पाई r³ G H2 माइनस H1 ब्रैकेट में ρ1 माइनस ρ2। तो N1 इज इक्वल टू है H1 गहराई पर कणों की संख्या, N2 इज इक्वल टू है H2 गहराई पर कणों की संख्या, और ρ1 कोलाइड कण का घनत्व है और ρ2 डिस्पर्सन मीडियम का घनत्व है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोलाइड कणों के आकार और त्रिज्या का भी निर्धारण कर सकते हैं। इसका अगला गुण है अणु भार और परासरण दाब और वैद्युत गुणधर्म, वैद्युत परासरण, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।